अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है वॉइस न्यूज़। प्रोग्राम का नाम है अंदर की खबर और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, लेकिन सबकी नज़रें इस वक्त जो टिकी हुई हैं इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। उसके पीछे रीज़न पिछले चंद दिनों में होने वाली बेहतरीन सिफारतकारी पाकिस्तान की जानिब से, और उसका अब सूरत हाल ये है कि पूरे जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं या छोटे भी मुल्क हैं वो भी पाकिस्तान की लीडरशिप को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन्हें मुसलसल जो है वो उनका इजहार तशक्कुर कर रहे हैं, उनके साथ उनकी इन काविशों पर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और उनसे अपने अपने मामलात भी यहाँ तक कि ऐसा आ गया है कि अब सूरत हाल ये सुनने में आ रही है कि बहुत सारे ममालिक फ़ोन करके अपने अपने मामलात भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक नो डाउट एक बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान की सिफारतकारी को, पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत को। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर की, तो इन्होंने जो चीज़ें बहुत सारी एक बात ये भी चल रही है कि बहुत सारे मुल्क जो फिल्मों में नहीं कर पाए हकीकत में वो पाकिस्तानी क़यादत ने कर दिखाया। अब सूरत हाल क्या है उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते की जंग बंदी हुई है। कल यानी 10 तारीख से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसकी तमाम तर तैयारियाँ इस्लामाबाद में मुकम्मल हो चुकी हुई हैं, और कुछ ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ तैयारे देखे भी गए हैं आते हुए, जिन्हें प्रोटोकॉल के साथ जो है इस्लामाबाद में लाया गया है, और कुछ तैयारे ऐसे हैं जो कि आज रात में या देर रात पहुँच जाएंगे, जिसके बाद जो है कल सुबह के वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर सिफारतकारी का ये जो कोशिशें थीं ये टेबल पर पहुंच जाएंगी। और उम्मीद, बहुत ज़्यादा उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकल आएगा कि जिसकी वजह से मुस्तकिल अमन जो है वो देखने में मिल जाएगा, और यही कोशिश है। और इसी पर तमाम ममालिक के जो सीनियर जो क़यादत है वो पाकिस्तान की सीनियर क़यादत को फ़ोन कर रही है। अब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की इस कामयाब सिफारतकारी पर अक़वाम आलम ने पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। आलमी सतह पर अमरीका ईरान बंदी में मौसर और नतीजा खेज सिफारतकारी पर पाकिस्तान की भरपूर पजीराई भी देखने में आ रही है, और इस पजीराई का सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इससे हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी भी हुई है, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी तरह से हर चीज़ का, हर बुरी चीज़ का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है सारी दुनिया देख रही है, और वो बाकायदा उनके जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो फ़ोन करके पाकिस्तान की क़यादत को मुबारकबाद पेश करें। मुख्तलिफ ममालिक की आम शख्सियात की जानिब से जो है मस्बत रद्द-ए-अमल में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की भरपूर तारीफ़ की जा रही है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, चीन ने ईरान अमरीका जंग बंदी में पाकिस्तान की मौसर कारकर्दगी को, मौसर किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा है। उसके बाद अगर बात करें ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की, उन्होंने जंग बंदी पर पाकिस्तान के एहसन किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। शदीद बहरान और तबाहकुन असरात रखने वाली जंग को रुकवाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया सिर्फ एंथोनी अल्बानीज़ ने नहीं, ऑस्ट्रेलियन चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर ने भी अदा किया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने पाकिस्तान के बतौर सालिस शानदार किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो अमन अमान के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसन किरदार को सराहा गया है। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के बतौर सालिस अनथक मेहनत पर शुक्रगुजार हैं, ये कहना है जर्मन चांसलर फ्रेडरिक का। उसके बाद न्यूजीलैंड, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के साथ पाकिस्तान की भरपूर किरदार को भी सराह रहा है, और उनके जो वज़ीर आज़म हैं न्यूजीलैंड के विंस्टन पीटर्स, उन्होंने भी पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा किया। यूरोपीय कौंसिल और यूरोपीय यूनियन के कमीशन और सदूर ने भी जो पाकिस्तानी क़यादत है उनका शुक्रिया अदा किया है। फिर अगर आगे बढ़ें, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन और जापान ने भी मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और नो डाउट इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की क़यादत को, वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को, कि उन्होंने जो है वो दिन रात एक करके जो है इन दोनों फरीकों को, जो कि किसी भी साइड से अगर हम देखें माज़रत चाहूँगा कि मुसलसल बयानात आ रहे थे दोनों साइडों से कि हम जो है वो जंग रोकने पर आमादा नहीं है। अगर सदर ट्रंप की बात की जाए तो वो भी मुसलसल यही बयानात दे रहे थे, और इसी तरह से अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान की क़यादत भी यही बयानात दे रही थी। यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी पाकिस्तान के किरदार की, जो कि इस वक्त अक़वाम आलम का जो अमन का मसला बना हुआ है उसमें सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से एक बड़े की हैसियत से जो है वो सबको एक टेबल पर बिठाने के लिए तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए। और इसी पर हम बात कर रहे थे कि यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन और जापान के अलावा अमेरिका और ईरान भी बाकायदा तौर पर इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उसके बाद अगर हम ख़ित्ते के ममालिक की बात करें, एशिया पैसिफिक की बात करें, काज़ाकिस्तान, मलेशिया, नॉर्वे, स्वीडन, सब भी, उसके अलावा खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान के मशहूर इस वक्त हुए हैं कि पाकिस्तान ने जो है इस जंग जिस पर दोनों फरीक राज़ी नहीं हो रहे थे, कोई भी मुज़ाकरात की तरफ आ ही नहीं रहा था, अपने अपने मुतालबात सिर्फ बताए जा रहे थे, उन मुतालबात को आराम से ठंडा करके और दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पे कल बिठाया जा रहा है। इसी हवाले से हम कुछ जिस तरह के प्रोग्राम का नाम है अंदर की खबर, तो अंदर की खबर, अंदर क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल चल रही है, क्या ख़ास है और क्या होने वाला है, उसी पर अगर हम बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो एनालिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त असाम दिरानी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो ये आने वाले दिन में क्या होता हुआ देख रहे हैं और आलमी तौर पर जो इस वक्त तमाम नज़रें जो पाकिस्तान के ऊपर जो मौजूद हैं, जो कि हर कोई इस्लामाबाद को ट्यून करके बैठा हुआ है, तो कल इस्लामाबाद क्या ख़बर देने जा रहा है पूरी दुनिया को। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सूरत हाल आपके सामने है, आपकी काफ़ी गहरी नज़र है मौजूदा सूरत हाल पे। आप इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सारी दुनिया सराह रही है। आइंदा क्या पाकिस्तान जो बेड़ा इसने अपने कंधों पे उठा लिए, इसमें सुरखरू हो पाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी ना पाकिस्तानी मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है और आपके लिए भी मेरी तो बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान जो है आज इस मुकाम पे खड़ा है कि पूरी की दुनिया जो है वो पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रही है और हर दी रूह जो पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनकी जो जुबान के ऊपर जो एक ही लफ्ज है वो है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और उसके साथ साथ हमारे जो फील्ड मार्शल है असम मुनीर साहब का। अच्छा, बात ये है कि ये पोजीशन जो है यहाँ तक कैसे पहुंची कि पाकिस्तान के ये जो था इस पोजीशन को कैसे हासिल किया, इसमें देखिए अभी थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ भारत की जानब से, तो हमारा अगली दुश्मन है, तो भारत में सबसे पहले जो हुआ कुछ अर्सा पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो उड़ी एक के मुकाम के ऊपर एक हमला हुआ उनके जवानों के ऊपर, और जो कि बेसिकली उनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और ये बात मैं नहीं कहता, ये तो भारत का जो है ना बच्चा जो है इस बात को जानता है कि उड़ी का जो ऑपरेशन हुआ था या वहां पे जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था वो भारत का अपना था। और अजीत डेवल उसका नाम है, लेकिन मैं उसको डेवल कहता हूँ। उसने जो पीएम ऑफिस में या पीएमओ में बैठ के ही जो था ये सारा कुछ किया था और अंडर द सुपरविजन ऑफ नरेंद्र मोदी। उसके बाद भारत ने जो था उन्होंने अपनी सिफारतकारी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि पाकिस्तान को उन्होंने ऑलमोस्ट साइडलाइन कर दिया था। लेकिन वो ये समझ रहे थे कि शायद जैसे कि उन्होंने पहले किया है इसी तरह दोबारा कर लेंगे, और दोबारा उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जो कि पहलगाम के जो इलाके में हुआ और जिसके फौरन बाद पाकिस्तान पे उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन आप देखें कि उस दौरान में पाकिस्तान की जो सिफारतकारी थी वो बहुत वक्त था पाकिस्तान का, मैं ये समझता हूँ 75 सालों में पहले से ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने इंतहाई जाफशाली से ये काम किया और सबके सामने और पूरी की पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया। कभी भी एयरपोर्ट इस तरह नहीं हुआ कि भारत ने कभी भी कोई बात कही और दुनिया ने उससे सबूत मांगा हो, लेकिन उस दफा पहली दफा ऐसा हुआ कि दुनिया ने भारत से सबूत मांगना शुरू कर दिया कि आप अपने सबूत हमें दें जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। जब वो सबूत देने में नाकाम हुआ तो उसके फौरन बाद उसने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके बाद उसको खानी पड़ी। 2 दिन और आज का दिन पाकिस्तान इस पूरे खिते के अंदर, क्योंकि इसमें चीज में एक ऐड कर सकता हूँ कि भारत जो है वो बेसिकली जो है वो रशिया की जो है अपना रशिया कह रहा हूँ इसराइल की बंदी है और वो इस इलाके में अमेरिका की आशीर्वाद से एक इलाके का ठेकेदार या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ का बदमाश बनने की भरपूर कोशिश की। और उसकी रीजन ये थी कि अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत के सर के ऊपर या भारत की कंधे पे बंदूक रख के वो चाइना को जो है डिस्टेबलाइज कर सके। लेकिन जो भी हुआ वो चश्मे फलक के वो नजारे देखे क्योंकि हमने 9-10 मई की रात को हुए और उसके बाद ये सारी सिचुएशन क्लियर हो गई। 2 दिन और आज का दिन है कि पाकिस्तान भारतीय महाज के ऊपर खुल के सामने आ रहा है और बल्कि
अगर मैं बात करता हूँ भारत के साबिक राह चीफ सोनू सूद साहब की बात करता हूँ, अगर मैं विक्रम सूद साहब की बात करता हूँ, अभी कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर तो मैंने बड़े वाशदाफ अल्फाज में ये बात कही है कि पाकिस्तान ने अपने आप को इस पूरे खिते के लिए एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला एक बंदा कहने या एक एंटिटी के तौर पर उसने साबित किया है। और यही चीज थी जिसको आगे लेके देखिए पाकिस्तान का ये जो खिता है ये तो छोटा खिता नहीं, इसमें चाइना भी इसमें शामिल है, इसके अंदर भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और इस तरह के और बहुत सारे छोटे ममालिक हैं। लेकिन जब उसके बाद पाकिस्तान का और सऊदी अरब का जो पीस पैक्ट हुआ है आपस में या डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसने तो सारी चीजें बिल्कुल चेंज करके रख दी और पाकिस्तान एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर सामने उभर के सामने आया। और अभी हाल ही दिनों में आपने ये देखा है कि ईरान के ऊपर जब इसराइल ने और अमेरिका ने वाया इसराइल ने वाया अमेरिका ईरान के ऊपर ये जंग को साबित मुसल्लत की, तो पाकिस्तान वो बहुत मुल्क था जिसने कि स्टैंड लिया। और इसी चीज को अगर मैं बात करता हूँ एक्नॉलेज जो पूरी दुनिया में जो किया, लेकिन मैं भारत की बात करता हूँ, भारत के प्रवीण सावंत जो है बड़ी मशहूर भारत में तो मुसलसल ही परेशानी का समय है। और इवन आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगा दुरान साहब कि भारत के अब जो अपने मिनिस्टर्स हैं वो भी मोदी को और उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए। नहीं देखिए, दो चीजें ना उसमें, एक तो चीज है कि ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन जो है वो तो हमेशा किसी भी मुल्क में होगी, वो तो क्रिटिसाइज करेगी, ठीक है। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ कि आरएसएस के जो लीडरान हैं, जो कि विक्रम दत्त की मैं बात करता हूँ, जो कि इस वक्त उनकी जो है नेशनल असेंबली के मेंबर है, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे नरेंद्र मोदी को हटाया है और उन्होंने कहा कि इस शख्स ने हमें दुनिया में कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन अभी भी इसके अंदर मैं चीज जो है मुझे क्लियर मुझे ये है कि इस खिते के अंदर जो है बहरीन और जो अपना यूएई है, ये बेसिकली प्रॉक्सीज हैं, या आप ये कह लेंगे ये दर पर्दा तमाम तर इजराइल के लिए काम करते हैं। जो एफर्ट्स हैं इस पूरी जंग को रोकने में, नो डाउट में अमेरिका जो है वो तो आपने देखा ही है कि अब जेडी वेंस, बल्कि आज का भी थोड़ी देर पहले की जो खबर थी उसमें ये था कि जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनको मुलाकात के लिए जो है वो जो उनके वजीर खारजा जो है ईरान के इराकी का जो है वो भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेबल टॉक जो है वो तो बिल्कुल सज चुका है, उसका मेला सज चुका है, मेज तैयार हो चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इजराइल को इस वक्त ये हो रहा है कि अगर ये टेबल टॉक सज जाता है तो फिर बात जो है वो ग्रंटर्स के हाथ में चली जाएगी, वो इजराइल के हाथ से निकल जाएगी। और आपको पता है कि ये जो ग्रंटर है इस पूरे की पूरी गेम का या इस पूरी मुज़ाकरात का वो चाइना है। और चाइना और रशिया जो है बेसिकली दोनों ने मिलकर अमेरिका के और अपना इजराइल की वो सिचुएशन इस वक्त आपके सामने जो कर दी हुई है वो शायद कि आज से जो है ना 200 साल पहले भी कभी ऐसी नहीं थी। तो ये सिचुएशन जो है मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अभी हमें सिर्फ और सिर्फ जो मुझे क्लियर है वो मुझे क्लियर है अपना यूएई की जानब से और एक आध दो छोटी रियासतों की जानब से किसी मशरक मुश्ता की जो कि बेसिकली इजराइल की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर सकती है। और अगर कभी ऐसा हो गया खुदा न खास्ता तो इजराइल तो आराम से हाथ दाएं पर साइड पर हो जाएगा, लेकिन ये पूरे का पूरा खिता जो है ये दोबारा जंग की लपेट में आ जाएगा और उसका सरासर नुकसान जो होगा वो अरबियों को होगा, वो अजमियों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो सिर्फ अरबियों को नुकसान होगा। अच्छा हसम, एक और चीज़ आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, एक चीज़ जो यहाँ पे काबिल गौर है वो ये है कि फौरी तौर पे जैसे ही जंग बंदी का ये 2 हफ्ते के लिए ऐलान हुआ था उसमें अमेरिकी सदर की जानिब से एक जो है सोशल मीडिया पर पैगाम दिया गया था जिसमें उन्होंने चीन और जेडी वेंस को जो है वो कहा था कि जैसे इन्होंने जंप इन किया है तो ये मामला जो है वो जंग बंदी की तरफ गए हैं। तो क्या समझते हैं आपकी, क्या चीन की क्रेडिबिलिटी यहाँ पर काम आ सकती है इसको मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील करने में? देखिए, जितना मैंने आपको पहले कहा है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज पे सिर्फ उस सूरत में आने के लिए तैयार था अगर उसको कोई एक मजबूत मुल्क गारंटर के तौर पे सामने आए, ठीक है। और चाइना ने जो है इसको एज अ गारंटर जो है अगर डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है बेसिकली इस बात की मर्जी है कि चाइना ने बेसिकली अपनी रजामंदी जाहिर की है जिस वजह से ही जो ये तमाम का जो है ना सीज फायर का मामला जो है वो तय पाया है। और दूसरी बात, ये सीज फायर जो है ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए पिछले 14-15 दिन से मुसलसल जो थी वो गुफ्तगू नहीं चल रही थी
और जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की जानब से जो है हमारे साहब जो है, आपको पता है कि वो अपना उधर भी गए थे, चाइना में भी गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस जो सियासी जमात है उन्होंने यहाँ तक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जनाब उन्होंने तो उनको अपने इस काबिल की, उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करने को तैयार नहीं, पहले आप जाए जाकर पाकिस्तान से बात करें। और लेकिन असल में बात की वो ये थी कि पाकिस्तान जो था वो चाइना को जो था इस टेबल के ऊपर बतौर एक ग्रांटर के तौर पर लेके आना चाहता था और उसकी ज़ेर सरपरस्ती ये मुज़ाकरात जितने भी होंगे या उसके होंगे। और दूसरी बात ये है कि ये पहला मौका है, ऐसा मौका है अमेरिका के लिए कि अमेरिका के हाथ से चीजें अब निकल चुकी हैं, ग्रांटर्स के हाथ में जा चुकी हैं। इससे पहले आपने देखा है कि दुनिया भर में कहीं भी मामला होते थे तो हमेशा अमेरिका जो होता था वो एज ए गारंटर बैठा होता था और वो मुज़ाकरात को लीड कर रहा होता था। लेकिन ये पहली दफा होगा कि वो एज ए पार्टी जो है मुज़ाकरात के अंदर बैठेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो आप इजराइल के वाइस जो अपोजिशन के इस वक्त जो लीडर है, इजराइल जो अपोजिशन के लीडर है, मेरा नाम, उनका नाम जो है मेरे दिन से निकल रहा है, वो उनका जो बयान है वो अगर आप उस बयान को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इजराइल की सिचुएशन, पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त क्या है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा, और बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, कि मशरिक वुस्ता का इतना बड़ा एक फैसला होने जा रहा है और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि इजराइल इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल जो सियासी, सफारती और जियो पॉलिटिकल इशूज में इजराइल इस वक्त इतना पीछे जा चुका है और नेतन्याहू की वजह से। और ये नेतन्याहू, और दूसरी बात ये तो बल्कि बीबीसी की रिपोर्ट है, CNN की रिपोर्ट है, अल जज़ीरा ने इसको रिपोर्ट किया है, नेतन्याहू ने ही ट्रैप करके डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग के अंदर घुसाया था और सिर्फ ये अपना नॉलेज दी थी कि आप आएंगे 4-5 दिन के अंदर हम इस पे हर चीज पे कब्जा कर लेंगे और यहाँ के जितनी भी तेल के जखायर होंगे उसके आप मालिक होंगे और ग्रेटर इजराइल जो है वो मैं बना दूंगा। असल में सारी से सारी जंग जो है ग्रेटर इजराइल की। और भारत जो है, आपको शायद याद हो, अमित शाह ने अभी अपनी असेंबली के अंदर खड़े होकर ये तकरीर किया, उसने ये बात कही है कि हम हमेशा हर सूरत हाल में इजराइल के साथ होंगे, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 कौमें हैं, एक हिंदू कौम है और एक इजराइल कौम है, यहूदी कौम है। और इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल बनाएंगे और हम जो है अखंड भारत बनाएंगे। और अखंड भारत बनाने और इजराइल बनाने में, यानी कि ग्रेटर इजराइल बनाने सिर्फ 2 कौमें जो है वो इस वक्त रुकावट है। एक उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया और एक उन्होंने ईरान का नाम लिया था। ये मैं नहीं कहता, ये अमित शाह का बयान है जो कि ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, अगर ये तमाम की तमाम चीजें इसी तरह चल रही हैं तो अभी आप देख लें कि इंडिया की जो खामोशी है पूरी जंग के दौरान में वो किधर गई, वो आपको उससे साफ जाहिर होता है कि भारत जो है जो मर्जी कर ले, दर बरदारी जो है वो इजराइल का ही साथ है। और आपको भी पता है कि इजराइल से, ईरान में से जितने भी जासूस पकड़े गए हैं जो कि रात के लिए, मोसाद के लिए काम कर रहे थे, वो सारे के सारे हिंदू थे या वो अफगानी थे, उनमें से कोई पाकिस्तानी नहीं था। बिल्कुल सही, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा असम, मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगा, इसी साइड पे ही मैं आपको लाना चाह रहा था और साथ में मैं ऐड ऑन करता चलूँ कि अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट जो है वो भी यही है कि हम अभी भी जो है हमारे वो मुसलसल वहीं पे रहेंगे, हमारी जो फ़ौज है, और वो ईरान को टारगेट रखेंगे और वो एक नई फतह के लिए भी तैयार हैं। फिर अगर नेतन्याहू की बात करें तो नेतन्याहू ने भी जो है वो आज जो है लेबनान पे हमले किए हैं और उसके बाद लेबनान के जो सरपरस्त आला हैं उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो फ़ोन करके, वज़ीर आज़म ने और फ़ोन करके पाकिस्तान को कहा कि आप लेबनान के हवाले से भी जो है अमन के लिए जो है वो अपनी कोशिशें करें, जिस तरह आपने ये सारी सूरत हाल की है इसमें लेबनान को भी ऐड करें। अब सूरत हाल अगर थोड़ी सी, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जो है मुसलसल जो थे वो जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, इधर से ईरान का भी जानिब से जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सारी सूरत हाल जो है वो आके ओवरऑल जो है वो पेट्रोल पे बेस कर रही थी। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ से तकरीबन 20% पूरी दुनिया का तेल गुजरता है। तो अचानक से ये बाकी जगहों का तेल और बाकी सारी दुनिया को इस तेल की वजह से क्यों तकलीफ इतनी पहुंची है कि हर जगह पे जो है वो तेल की प्राइसेस हाई हो गई? अच्छा, इसमें ना मैं आपने जो बात की, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा समझा कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इसमें से सिर्फ 20% तेल गुजरता है। बात ये है कि 20% तेल गुजरता है, ये समझे कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट गुजर रहा है। पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर आपका पानी सिर्फ एक ही तेल का, सिर्फ तेल गुजारने की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे खित्ते की बात है। इसके अंदर आप देखिए कितने ममालिक हैं और कितने ममालिक हैं जो कि दूसरे ममालिक की प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, या कौन से कितने ममालिक हैं जो कि दूसरे ममालिक की प्रॉक्सी बन चुके हैं। पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि अगर जियो पॉलिटिक्स के हवाले से अगर आप देखें तो ये खिता
बेसिकली इन्होंने ये 20% तेल पे कब्जा करना है, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को मारने के लिए करना है। आपको पता है कि चाइना की मेजोरिटी असम तो ये अगर तेल वाला ही मसला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की अगर बात करें, जैसा भी आपने ये मेंशन किया, हमारे लिसनर्स हमारे व्यूवर्स सबको बताया कि आपने जो है वो ईरान फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से गुजरना दे रहा था, लेकिन अब ईरान ने कहा है कि पर बैरल $1 तक टैक्स जो है वो लग सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने वाले। यानी पर बैरल की अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटा जहाज़ जो तेल को कैरी करता है उसमें 70,000 बैरल होता है और जो सबसे ज़्यादा होता है वो 30 लाख तक जाता है। तो अब क्या समझते हैं, अगर तो ये चीज़ हो जाती है और ये मुज़ाकरात में ये चीज़ जो है वो ईरान जो है वो टैक्स लगाने पे आ जाता है, तो फिर तो हमें तैयार रहना चाहिए आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई के लिए। नहीं, इसमें ना मैं एक छोटी सी बात बताऊं। बेसिकली जो इस तरह की बातें होती है ना, ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुकी होती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ईरान को जब अमेरिका ने मारा है और टका के मारा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह किया, तो आपका क्या मतलब उसको रीबिल्ड नहीं होने देगा? यकीनी तौर पर उसको रीबिल्ड नहीं होने देगा। उसकी दूसरी बात कि जब इस किस्म की डिजीज जो है या इस किस्म की डिमांड जो अगर ईरान की जानब से आ रही है, तो ये चीज क्या चीज साबित कर रही है? ये साबित ये कर रही है कि वो फाते है। क्या आपने कभी किसी हारे हुए शख्स को तवान मांगते हुए देखा है? हमेशा जीता हुआ शख्स जो है वो अगले के सीने पे पाँव रख के खड़ा होता है और उसे डिमांड कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इस बात को डंडोरा पीट रहा है। ये जो बयान है या चीज है कि ईरान जो है इसमें फाते के तौर पर सामने है और ईरान और अमेरिका की इसमें रजामंदी शामिल है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है कल को अगर ईरान अमेरिका जो अगर इस पर कब्जा कर लेता, तो क्या वो $1 से ज्यादा इस पर टैक्स ना लगा देता? यकीनी तौर पर उसने लगाना था। उसने सर्विस चार्जेस लगाने थे। क्यों? क्योंकि उसने कहना था सिक्योरिटी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि अमेरिका ने जाके अपने जब अड्डे बनाए हैं, उसने उन ममालिक को ये कहा था कि मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आया हूँ। आप सऊदी अरब के अंदर देख लें, बहरीन में देख लें, कतर में देख लें, और कतर ने साहब कतर ने इसी बात को मुद्दा बना के कि हमें सिक्योरिटी आप फराहम करने के लिए यहाँ के बैठे थे, आपकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये अब हम विड्रॉ कर रहे हैं आपके साथ जो पैक्ट है। अभी पैक्ट जो है, अभी सर उन्होंने बात की है ना विड्रॉ करने की, अभी इसकी फाइनल चीजें। देखिए, ये जो चीजें हैं ये ऐसा ऐसा बढ़ेंगी, और ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इन चीजों को जितनी मार्केट खाली होती जाएगी, पाकिस्तान उनको ग्रैब करता जाए थ्रू चाइना। देखिए, चाइना ने टेक्नोलॉजी बेचनी है और पाकिस्तान पास वो हिम्मत और वो तजर्बा मौजूद है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने का, जो कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाया भी है। आपने राफेल आपने गिराए हैं, अभी रिसेंट अगर आपने F-35 अगर आपका गिराया, तो आपका क्या ख्याल है कि वो ईरान ने अपनी वो इंडिजिनस है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो टेक्नोलॉजी कहीं और से आई है। हाँ, उसको यूटिलाइज किसने किया है? इसके अलावा अगर आप देखें तो गुज़िश्ता साल जो अपना 14 रोज की जो जंग थी गजा के ऊपर, उसमें ईरान के जितने भी मिसाइल थे वो रास्ते में हिट हो जाते थे, वहाँ इसराइल तक पहुंचते नहीं थे। लेकिन उसके बाद पता नहीं 5 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि कौन सी उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई कि जो इजराइल की जानब से मिसाइल आते थे वो रास्ते में वो भी रास्ते में तबाह होने शुरू हो गए, लेकिन ईरान के मिसाइल जो थे वो जाके साहब अगर यही चीज़ अगर इसी की हम बात करें तो अमेरिका की अगर हम सदर ट्रम्प की जो आखिरी जो सख्त अल्फाज थे धमकी आमेज जो उनके ट्वीट से, उनमें उन्होंने कहा गया कि ईरान को 100 साल पीछे भेज दिया जाएगा और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि हमारी फ़ौजें हमारी जो वहाँ पर मौजूद हैं वो तैयार बैठे हुए हैं कि जो कि ईरान को इतनी बुरी तरह से जो है वो मतलब कुछ उन्होंने जो है वो सख्त इंतहाई सख्त अल्फाज यूज़ किए थे। दूसरा, एट द सेम टाइम ईरानी सुप्रीम लीडर की जो वीडियो को जो है वो पब्लिक किया गया, उसमें एक चीज़ बड़ी काबिल गौर थी और वो थी कि उन्होंने जो है वो डिमोना दिखाया था जो कि इसराइली न्यूक्लियर प्लांट है। तो उन्होंने भी उसको बाकायदा मैप पे दिखाया स्क्रीन पे और उसको जो है वो टारगेट करने के हवाले से इससे बड़ा मैसेज और कुछ नहीं हो सकता। तो क्या समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि हालात जो हैं वो थोड़े से ख़राब होते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल भी हो सकती है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है आपने शायद उस अमेरिकन टेलीविजन के ऊपर जो अमेरिकन जो जर्नलिस्ट है, आपने उसका जो है वो बयान नहीं सुना। इसने बड़े बबान के दोहल ये बात कही है कि पाकिस्तान और चाइना दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका को स्ट्रेट अवे ये बात कह दी थी कि अगर तुम अपनी हरकतों से और इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और ईरान के ऊपर किसी किस्म का या उसके एटमी रिएक्टर्स के ऊपर हमला करेगा, तो वी विल फायर न्यूक्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना एट इजराइल। और उसके फौरन बाद ये चीजें हुई।
देखिए आपको कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है। अगर आपने ये बयान सुना हो तो यकीनी तौर पे आपको अंदाजा हो जाता है तो ये जो तस्वीर वहां पे दिखाई गई थी, जो उनकी वीडियो दिखाई गई थी, उसके बैकग्राउंड में कौन सी चीज थी। ये चीज साबित करती है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका या इसराइल की जानिब से किसी तरह भी उनके एटॉमिक रिसर्च या एटॉमिक जो उनके रिएक्टर्स हैं उसके ऊपर या उनके ऊपर एटॉमिक बम फेंकने की अगर थोड़ी सी भी हिम्मत भी की जाएगी या सोचा भी जाएगा तो पाकिस्तान की जानिब से और चाइना की जानिब से न्यूक्लियर्स जो फायर होंगे। और दूसरी बात यह है कि ईरान को अपना इसराइल को और अमेरिका को इस बात का 110% यकीन है और उनको पूरी 110% यकीन है कि पाकिस्तान के पास ये मिसाइल्स मौजूद हैं जो कि इजीली तेल अवीव को हिट कर सकते हैं। ठीक है हसाम, अब अगर हम बात करें कि आने वाले दिनों में जो भी सबकी कोशिशें तो यही हैं कि जो है दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनमें एक मुस्तकिल अमन का मुआहदा हो जाए और दोनों फ़रीक़ैन जो है वो राज़ी भी हो जाएं, क्योंकि इनके जो पॉइंट सामने आए थे जो ईरान की तरफ से भी बताए गए हैं और जो अमेरिका की तरफ से भी बताए गए हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ तरह से कॉन्फ्लिक्ट होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। फिर उसकी एक सबसे बड़ी चीज़ लबनान का बाकायदा ईरान की तरफ से मेंशन किया गया था कि लबनान की जंग भी बंद होनी चाहिए, लेकिन उसे वाज़े तौर पे जो है नेतन्याहू ने मना कर दिया कि लबनान इसमें शामिल नहीं है। और दूसरी चीज़ उन्होंने आज उसका अमली तौर पर भी नमूना दिखाया। तो अगर अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला ये जो है अमन मुआहदा हो जाता है तो उसके बाद के हालात आप क्या देख रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप ना जब भी दो पार्टीज आपस में जब बैठती हैं, बिल्कुल स्टार्ट में जब बैठती हैं तो उनकी जानिब से इंतहाई सख्त तरीन जो शराइत होती हैं वो सामने आती हैं। अगर भारत अपना अमेरिका की जानिब से 15 पॉइंट आए और अपना ईरान की जानिब से 6 पॉइंट आए थे तो ये इंतहाई सख्त तरीन पॉइंट थे। और उसके बाद इन पॉइंट के आने के बाद हमेशा दोनों पार्टीज को जो मीडिएटर होता है वो बैठाता है, उनसे बात करता है और POR जो होते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो होते हैं या SOPs जो होते हैं वो उनको जो है डिसाइड किया जाता है और उसके बाद वो ड्राफ्ट जो होता है वो दोनों पार्टीज को भेजा जाता है। अगर 15 पॉइंट उनकी जाना से या 6 पॉइंट इनकी जाना से, इसका मतलब टोटल 21 पॉइंट थे। 21 पॉइंट को नॉर्मलाइज करने के बाद हो सकता है वो 10 पॉइंट बने हो। 10 पॉइंट जो है दोनों पार्टीज को भेजे गए हैं, ये भी हो सकता है 12 पॉइंट हो सकता है 21 पॉइंट के ऊपर बैठ के बात होगी। और जो अपना अगर हम देखते हैं तो ईरान की जानिब से है वो बिल्कुल सॉलिड पॉइंट थे। अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं अमेरिका की जानिब से तो वो भी सॉलिड पॉइंट्स थे। देखिए दोनों पार्टीज के पॉइंट्स हमेशा सॉलिड होते हैं, लेकिन जब आपने बैठ के मुज़ाकरात करने होते हैं तो कुछ ले और कुछ दे की बुनियादों पर होता है। लेकिन बात ये होती है कि विनर कौन है, कमांडिंग पोजीशन किसके पास है, बात उसकी ज्यादा मानी जाती है एज कम्पेयर टू उसकी कि जो कि विक्टिम होता है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया हसाम दुरानी साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें जो कि हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी थी वो आपने हाईलाइट की, आपका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से अपने तमाम नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान ना सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर भी अमन व अमान के क़याम के लिए संजीदा और फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। ये हमारा नहीं पूरी दुनिया के माहिरीन का कहना है। इसी बात को लेकर चलेंगे आगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। कल से मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। अमेरिका की क़यादत जो है वो भी पहुँचेगी। अमेरिकी वफ़द का जो उसको सुपरवाइज़ करेंगे वो होंगे JD वेंस, जो कि अमेरिकी नायब सदर हैं। इधर से ईरान की जानिब से भी आला सतह का वफ़द आएगा। पाकिस्तान की जानिब से जो है वो सालसी का किरदार अदा किया जाएगा। कुछ ममालिक मज़ीद भी ऐसे हैं जो कि सालसी के किरदार में सामने आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें अगर हम बात करें चीन, रशिया और जो ख़ित्ते के अहम ममालिक हैं, सऊदी अरब भी हो गया, इनको भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बात से कि ये जंग जो है अब अमन में तब्दील हो जानी चाहिए, क्योंकि इसे मुसलसल 40 दिन ये जंग चली और इन 40 दिनों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टेट ऑफ हार्मोज के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया का जो इकनॉमिकल सिस्टम है उसे बहुत बुरी तरह से धचका लगा। साथ ही साथ आपने वक्तन फ़वक्तन ये भी देखा कि स्टॉक मार्केट जो हैं बहुत सारी जगहों पे क्रैश होती हुई नज़र आई। बहुत सारी जगहों पे अचानक से जैसे ही ये ख़बर आई कि अब जो है 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी हो गई है, वही स्टॉक मार्केट्स जो कि क्रैश होने की तरफ जा रही थी वो वापस ऊपर जाने लगी। लेकिन आज के आने वाले बयानात ने एक दफ़ा फिर जो है वो सबको परेशान कर दिया है। कल तक तो सब अमन और सुकून की वजह से पुरसुकून होकर सोए थे, लेकिन आज दोबारा से सबके पास एक ख़तरे की घंटी बज रही है। और वो क्यों बज रही है? क्योंकि आज फिर
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा जाहिद साहब, तजियाकार हैं, उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि वो सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं और उनकी नज़र में आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त के लिए। उसामा, सूरत हाल आपके सामने, कुछ छुपा नहीं है आपसे, क्या देख रहे हैं, कल का दिन कैसा होगा इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि सबकी नज़रें इस्लामाबाद पर है। देखिए मुजम्मल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये एक अहम पॉइंट है, जो अनासर ये बयानियां देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुख्तलिफ तरह से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया, उनको ये मुंह पर सीधा तमांचा है। इस वक्त पाकिस्तान, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं। पाकिस्तान इस वक्त मरकज बना हुआ है और एक बहुत बड़ी जंग जो पूरे खित्ते को एक पत्थर के जमाने में लेकर जाने वाली थी, पाकिस्तान ने उसके सामने खड़ा होके एक पॉजिटिव किरदार अदा किया और दोनों ममालिक को टेबल पर ला के मुज़ाकरात के लिए जो है आमादा किया है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती जीत है। आप जितनी भी मुखालफत कर लें गवर्नमेंट की, एस्टैब्लिशमेंट की, आप जितना भी इसको नेगेटिविटी पिला लें, लेकिन इसको किसी सूरत भी इसका डिनाई नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव किरदार है और पाकिस्तान यहाँ पे बहुत आला किरदार अदा करने जा रहा है। दूसरा, अगर हम खित्ते की पाकिस्तान का तो पॉजिटिव किरदार है मुजम्मल, लेकिन यहाँ पे मैं मुकम्मल ओवरऑल अगर हम इसका तज्जिया करें, हम पूरी खित्ते की सूरत हाल को देखें, तो ये एक ऐसी जंग है जिसका अभी खात्मा मुमकिन नहीं है। उसकी जो हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं, अभी अल जज़ीरा की रिपोर्ट कुछ ही देर पहले हम पढ़ रहे थे कि गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर चीन के 5 कार्गो तैयारे ईरान पहुंचे। इसका मतलब ये है कि चीन और रशिया ईरान की बैक फुट पे खड़ा है। दूसरी जानिब जो ईरान ने शराइत रखी जंगबंदी के हवाले से, सीज फायर के हवाले से, बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पे ट्वीट किया, उसमें इंक्लूडिंग लिबनान एक ऐसी लाइन में एक ऐसा जुमला था जिसपे इस पूरी मुज़ाकरात की एक आप कह लें कि बेस थी कि इंक्लूडिंग लिबनान की जंगबंदी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है ईरान की। और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 100 से जायद हमले इसराइल की जानिब से लिबनान पे किए जा चुके हैं, जिसमें 128 से ज्यादा अफराद शहीद जबकि 300 से ज्यादा जख्मी अफराद की इस वक्त की रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को जहाँ पे बहुत पॉजिटिव किरदार है, पाकिस्तान खित्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं उसामा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जैसे अभी आपने भी मेंशन किया कि 100 से ज़ायद और हमले हुए, 128 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें जो है जाबाहक हुए हैं, क्या अभी भी जो है असल मसला इसराइल की तरफ से ये इनिशिएट हो रहा है या अमेरिका खुद भी नहीं चाहता कि यहाँ पर अमन कायम हो? नहीं, अमेरिका चाहता है। देखें, ये इसको बड़ी बारीक बीनी से समझना पड़ेगा, ये आम लोग इसको नहीं तज्जिया कर पाते। अमेरिका जो है वो इस जंग से निकलना चाहता है। अवाम इस वक्त इस जंग के मुखालिफ है। अगर आप अमेरिकी सोशल मीडिया को देखें, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, तो अवाम किसी सूरत भी सबसे मेन चीज ये है कि आगे आइंदा मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है उनके साथ। अमरीकी ये कहते दिखाई देते हैं कि ये हमारी जंग नहीं है, हम अपने जवान, अपने शहरी इस जंग में नहीं झोंक सकते। लेकिन आपने देखा कि इस जंग से पहले एप्शन फाइल का एक पूरा पलिंदा जो है वो जारी होता है, लेकिन जैसे ही जंग शुरू होती है तो आपने कभी देखा कोई एक भी फाइल एप्स्टीन की जो है वो पब्लिक हुई हो? इसका मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा तौर पे ब्लैकमेल करके इस जंग में घसीटा गया। इसराइल इसके पीछे है, इसराइल फसाद की जड़ है, इसराइल जंग का खात्मा नहीं चाहता। अगर जंग बंदी की बात हो रही थी तो लिबनान पे अटैक नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये अगर इसराइल नहीं चाहता, अमेरिकन अवाम भी नहीं चाहती और डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल करके, तो अभी तो ये भी बाज़ सुनने में आई थी कि वो जो उनके अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉ आर्टिकल 25 जो है वहाँ का, उसके मुताबिक सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो एक लाने लगे थे तहरीक और उनको हटाने के लिए बातें चलना शुरू हो गई थी। ऐसी क्या चीज़ है कि जो इस वक्त इसराइल जो है वो उन तमाम ममालिक को, और सबसे मेन चीज़ ये है कि नेटो ममालिक से जो है वो भी अमेरिका दस्तबरदार होने के लिए आवाज़ें उठाना शुरू हो गए? देखिए मुजम्मल, ईरान के पास हारने को कुछ है नहीं
उनके आप आयतुल्लाह खामनाई उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर चुके हैं, उनके आला क़यादत को शहीद कर चुके हैं, और फिर अभी आप उन पे उनके यूरेनियम जो अफजूदा है वो मांग रहे हैं, उनके खार्क जो है जहाँ से वो पेट्रोल मसनूआत की और तेल की जो तकरीबन 80% से ज्यादा जहाँ से वो निकालते हैं उस पर कब्जा करने के लिए आप हथकंडे कर रहे हैं। तो ईरान के पास हारने को है नहीं, ये सबको पता है, ये नेटो भी जानता है, ये खित्ते के तमाम ममालिक जानते, खलीजी ममालिक जानते हैं कि ईरान से जंग आग से खेलने के मुतरादिफ है। अगर ईरान की जंग लंबी चलती है तो ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, वो इसराइल पे हमला करेगा, वो खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा, और जिससे खलीजी ममालिक इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे और ये आग फैलती फैलती एक वर्ल्ड वॉर की तरफ खींची जा सकती है। इसका सारा जो वजन है वो डोनाल्ड ट्रंप पे आएगा, अमेरिका पे आएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है, और इसका आप मुशाहिदा आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में देख लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप की इबरतनाक शिकस्त जो है वो पक्की पड़ी है। जैसे मिड टर्म इलेक्शन का रिजल्ट आएंगे आपको पता चल जाएगा अवाम कहाँ पे खड़ी है। लेकिन इसराइल के जो मकासद हैं, ग्रेटर इसराइल के मकासद हैं, या जो इसराइल देखना चाह रहा है, एक इसराइल का ग्रेटर इसराइल का प्लान है, वो मस्जिद अक्सा पे कब्जा करके वहां पे टेंपल की तामीर देख रहा है। इसी तरह बहुत सारे उसके एक ऐसे ख्वाब हैं, पाकिस्तान को लेट डाउन करने का जो उसका ख्वाब है, उन ख्वाबों की तदबीर के लिए, उनको पूरा करने के लिए वो इस आग से खेलता जा रहा है। और इसराइल जानता है कि अमेरिका के बगैर वो इस जंग में एक दिन भी नहीं टिक सकता, इसलिए वो अमेरिका को जबरदस्ती इस जंग में हाथ से पकड़ के घसीटता है। हो सकता है कि मैं एक पेशन गोई कर रहा हूँ मुजम्मल, कि आने वाले दिनों में एक मेरी जाती एक ऑब्जर्वेशन है, ये इसके हकायक नहीं है, एक तज्जिया कह लें आप इसको, कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से भागा तो डोनाल्ड ट्रंप को बलि का बकरा बनाते हुए उसकी जो है वो कुर्बानी दी जा सकती है, उसको उस पर अटैक हो सकता है, वो कत्ल किया जा सकता है, ताकि अमेरिका के पास कोई जवाब बनाया जाए वो इस जंग में रहे। ये एक ऐसी थ्योरी है, एक तज्जिया है, लग ऐसे रहा है कि आने वाले दिनों में इसराइल किसी भी आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया उसामा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। उसामा जाहिद तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। अभी एक दफ़ा फिर से हम नज़र डालते हैं पाकिस्तान के किरदार पे। पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल को बड़े तहम्मुल से और बहुत ही हौसला अफजा नताइज के साथ जो है वो अभी तक डील की है, जिस पे पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है, पाकिस्तान की क़यादत को अप्रिशिएट कर रही है। और सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म आज, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, वज़ीर आज़म साहब सबसे ज़्यादा आज फ़ोन पे बिज़ी रहे, क्योंकि मुसलसल उनको जो है वो तकरीबन तमाम बड़े बड़े ममालिक और छोटे छोटे ममालिक के भी जो है वो उनके सरबराहान के फ़ोन आए हैं। और उसमें ख़ास तौर पे अगर बात करें लबनान की, तो लबनान के वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि आप लबनान में जंग बंदी के लिए भी अपना किरदार अदा करें, जिस तरह आपने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो मुआहदा कराया है जंग बंदी का, इसी तरह लबनान के लिए भी कराएं। उसके अलावा एक और चीज़ जो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आपसे कुछ ही देर पहले पंजाब असम्बली में एक जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ग्लोबल अमन इनाम के लिए नामज़द करने के लिए करारदाद भी जमा कराई गई है। उसके अलावा अगर बात की जाए कि पाकिस्तान की किरदार के हवाले से, तो तमाम ममालिक तो फ़ोन कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी काफ़ी पुरुमीद नज़र आता है। और काफ़ी अगर पाकिस्तान की फ़ॉरेन स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो उसमें ये शवाहिद आपको मिल जाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक पुरुमीद है कि वो अच्छी ख़बर कल दुनिया को दे देगा। इसी दुआ के साथ कि इस दुनिया का अमन कायम रहे। हम भी आपसे चाहेंगे इजाज़त, और आपसे मज़ीद अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी किसी अंदर की ख़बर के साथ। देखते रहिए वॉइस न्यूज़।